नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। भारतीय सिनेमा जगत के शुरुआती दौर में अपने अभिनय से एक से बढ़कर एक फिल्म देने वाले तथा ट्रेजेडी किंग के रूप में विख्यात दिलीप कुमार उर्फ मोहम्मद यूसुफ दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने 98 वर्ष की उम्र में बुधवार की सुबह 7:30 बजे मुंबई स्थित एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। विगत लंबे समय से बीमार चल रहे दिलीप कुमार के निधन के बाद टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर व्याप्त है तथा दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन करने हेतु कई सेलिब्रिटीज उनके निवास स्थान पर पहुंचे। पश्चात बुधवार की देर शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के जुहू स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। कोई भी जबान इतनी महारत से बोलते थे, वो इंग्लिश हो, वो उर्दू हो, वो हिंदी हो, वो पंजाबी हो, वो पश्तो हो, और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो गुजराती भी बहुत अच्छी है। उनके बारे में क्या कहें कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है शबन भी दीदा वक्त, 1000 साल में एक दिलीप कुमार पैदा। अब अगला दिलीप कुमार कब पैदा होगा ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और आखिर में यही कहूँगा कि हमेशा बुलंदियों पर रहे, वो बुलंदी से कभी नीचे नहीं है। बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक नेचुरल एक्टर, इंडस्ट्री में नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई। उनके साथ उठा बैठा उस बंगले पे कई बार आना जाना हुआ, बहुत प्यार करते थे। मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था और हमारी जूलिया महमूद साहब इन्होंने काम किया उनके साथ संघर्ष फिल्म में। और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। इतने बड़े होकर के भी हम कभी महसूस होने नहीं दिए कि हम छोटे कलाकार हैं। हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के कार्यक्षेत्र अंतर्गत कानून व व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा बेहद कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए अपराध जगत की नकेल कसने हेतु पेशेवर अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत जारी वर्ष के पहली 6 माही यानी जनवरी से जून माह के दौरान शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा 3544 पेशेवर अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इससे पहले विगत वर्ष 2020 में जनवरी से जून माह के दौरान 2065 अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। वहीं जारी वर्ष में तुलनात्मक रूप से 1479 अधिक लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने स्पष्ट किया है कि आगामी पर्व एवं त्योहारों के साथ ही संभावित मनपा चुनाव को देखते हुए शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु पेशेवर अपराधियों के खिलाफ तड़ीपार व MPDA अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा म्यूचुअल फंड में किए गए 700 करोड़ रुपए के निवेश के मामले में 3 करोड़ 39 लाख रुपए का ब्रोकरेज दिया गया था। यह निवेश RBI एवं नाबार्ड के नियमों व शर्तों की अवमानना रहने की बात ऑडिट में दर्ज होने पर बैंक पर नियुक्त प्रशासक ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाया था। इस मामले में शेयर व म्यूचुअल फंड ब्रोकर सहित बैंक के तत्कालीन अधिकारी व कर्मचारियों समेत कुल 11 लोगों पर अपराध दर्ज किए गए थे। इसमें से ब्रोकर नीता राजेंद्र गांधी, राजेंद्र मूर्तिलाल गांधी, शिव कुमार गोकुलदास गट्टानी व पुरुषोत्तम रेड्डी ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर 2 दिन पहले सुनवाई होने के बाद आज न्यायालय ने चारों आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। सशर्त जमानत देते समय न्यायालय ने कहा कि इन चारों आरोपियों द्वारा बैंक के अन्य गवाहों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा और वे हर शनिवार को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच संबंधित पुलिस थाने में पहुंचकर हाजिरी लगाएंगे। आरोपियों में से ब्रोकर शिव कुमार गोकुलदास गट्टानी की ओर से एडवोकेट प्रशांत देशपांडे तथा नीता राजेंद्र गांधी, राजेंद्र मूर्तिलाल गांधी व पुरुषोत्तम रेड्डी की ओर से एडवोकेट परवेज मिर्जा ने अदालत में युक्तिवाद किया। जिले की सांसद नवनीत राणा ने जिला परिषद सदस्य प्रकाश कांबले के साथ मिलकर अमरावती व चांदूर बाजार तहसीलों का दौरा किया। इस दौरे के तहत उन्होंने जगह जगह भेंट देते हुए खेत परिसरों का मुआयना किया तथा फसलों के नुकसान और कर्ज से तंग आकर जिन किसानों द्वारा आत्महत्या की गई उन किसानों के परिवारों से मुलाकात करते हुए उन्हें सांत्वना दी, साथ ही उन्हें मानसिक आधार भी दिया। इस समय सांसद नवनीत राणा ने महावितरण के मुख्य अभियंता सुचित्रा गुर्जर को निर्देश दिया कि विगत दिनों गोपालपुर निवासी राजेंद्र गंगोले नामक भूमिहीन किसान की खेत में रखवाली करते समय बिजली का झटका लगने की वजह से मौत हुई थी। इस किसान के परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही शिराला गांव निवासी मनोहर गोडगोमे नामक किसान द्वारा विगत 22 जून को जहर पीकर आत्महत्या की गई थी। इस किसान परिवार से मुलाकात करने के साथ ही सांसद नवनीत राणा ने शिराला गांव निवासी नीलेश गबने के परिवार से भी मुलाकात की और प्रशासन को इन दोनों परिवारों को आवश्यक सहायता दिए जाने का निर्देश जारी किया। इसके अलावा विगत दिनों तहसीलदार कार्यालय में जाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले सचिन वाटाणे के परिवार से भी सांसद नवनीत राणा ने मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी को लेकर तहसीलदार को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया।
राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री बच्चू कडू द्वारा कहा गया कि अभिभावकों द्वारा अक्सर शिक्षा विभाग को लेकर शिकायत की जाती है कि शिक्षा विभाग का ध्यान शिक्षा संस्थाओं की ओर नहीं रहता, जिसकी वजह से शिक्षा संस्थाएं अपनी मनमानी करती हैं। वहीं दूसरी ओर जब ऐसी शिकायतों की दखल लेते हुए शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा संस्थाओं के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता है तो शिक्षा संस्थाएं तुरंत अदालत की शरण में चली जाती हैं और अदालत द्वारा शिक्षा विभाग को कार्रवाई करने से मना किया जाता है। ऐसे में ज्यादा बेहतर है कि अदालतों द्वारा ही शालाओं का कामकाज संभाल लिया जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग की शायद कोई जरूरत नहीं बची। जिले में गत वर्ष खरीफ के मौसम में 1960 गांवों में अकाल सदृश स्थिति बनी थी, जिस पर सरकार की ओर से अपनी अंतिम मुहर लगाई थी, किंतु अब तक सरकार की ओर से इन गांवों के लिए किसी भी तरह की कोई सहूलियत नहीं दी गई है। ऐसे में 22 लाख रुपयों के भूमि राजस्व में छूट मिलने सहित अन्य कई सहूलियतों की जिले के 4,15,000 किसानों द्वारा प्रतीक्षा की जा रही थी। गत वर्ष के खरीफ सीजन में सोयाबीन की ऐन कटाई के समय वापसी की बारिश होने की वजह से खरीफ फसलें काफी हद तक बर्बाद हुई। साथ ही दिसंबर तक बेमौसम बारिश शुरू रहने की वजह से कपास पर गुलाबी इल्ली सहित अन्य कई बीमारियों का प्रादुर्भाव हुआ और किसानों को काफी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ा। पश्चात जिले की अंतिम पैसेवारी 46 पैसे घोषित करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने अकाल सदृश परिस्थिति पर अपनी अंतिम मुहर लगाई। जिले में अकाल घोषित होने के चलते सरकार द्वारा 6 प्रकार की सहूलियत दिए जाने की जरूरत थी, किंतु जारी वर्ष का खरीफ सीजन शुरू होने के बावजूद सरकार द्वारा अब तक पिछले खरीफ सीजन के नुकसान की भरपाई नहीं दी गई है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से अधिकांश अभ्यर्थियों को बेहद दर्द व तकलीफों की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। वहीं विगत 3 वर्षों से परीक्षा की तारीखें ही तय नहीं होने की वजह से स्पर्धा परीक्षा की तैयारियां करने वाले विद्यार्थियों में काफी संभ्रम का माहौल है। विगत वर्ष के मार्च माह से कोविड संक्रमण के चलते शिक्षा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के विविध पदों हेतु ली जाने वाली स्पर्धा परीक्षाओं का नियोजन भी गड़बड़ा गया है। ऐसे में लगातार दूसरे वर्ष विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तारीख घोषित होने का इंतजार करना पड़ रहा है और प्रशासकीय सेवा में जाकर अपना करियर बनाने इच्छुक युवाओं के सपने अब तक अधूरे पड़े हैं। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावनाओं को देखते हुए अब कोविड वैक्सीनेशन अभियान को गतिमान किया गया है, जिससे नागरिकों का बेहतरीन प्रतिसाद भी मिल रहा है। वहीं अब गर्भवती महिलाओं को भी कोविड प्रतिबंधात्मक टीका लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि ऐसी महिलाओं को यह वैक्सीन स्त्री रोग विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही लगाई जाएगी। ऐसे में अब गर्भवती महिलाओं व उनके गर्भस्थ शिशुओं में कोविड संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। जिले में बुधवार 7 जुलाई को 20 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,221 पर जा पहुंची है। साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान जिले में एक कोविड संक्रमित की मौत हुई है, जो जिले के ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखता था। जिले में अब कोरोना मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,557 पर पहुंच गया है। वहीं बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 35 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,333 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 321 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 100 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 221 मरीजों का समावेश है, जिसमें से इस समय 95 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 74 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 152 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 3,615 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.55% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 98.05% पर पहुंच गया है। राज्य शालेय शिक्षा विभाग ने राज्य में कोरोना मुक्त क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं की कक्षाओं हेतु माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाएं शुरू करने के आदेश सोमवार को जारी किए हैं। जिले में इस समय कुल 1,687 में से 1,536 गांव कोरोना मुक्त हो गए हैं। साथ ही मनपा क्षेत्र में भी कोविड संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 726 व मनपा क्षेत्र में कुल 357 शालाएं हैं, लेकिन इसमें से 8वीं से 12वीं तक कक्षाओं को शुरू करने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य होगा। साथ ही अभिभावकों से सहमति पत्र भी भरकर लेना होगा। विगत कई दिनों से अमरावती शहर वासियों द्वारा एक अदद बारिश की प्रतीक्षा की जा रही थी, जो कुछ हद तक बुधवार 7 जुलाई की दोपहर पूरी हुई, जब दोपहर बाद अचानक ही आसमान पर काले घने बादल छाए और झमाझम पानी बरसना शुरू हुआ। हालांकि यह बारिश बड़ी मुश्किल आधे से पौन घंटा ही चली, लेकिन इससे वातावरण में काफी हद तक ठंडक आ गई थी और लोगों को गर्मी व उमस से कुछ हद तक राहत मिली। किंतु इसके पश्चात देर शाम तक एक बार फिर उमस फैलनी शुरू हुई और बारिश नदारद रहने की वजह से लोग बाग पसीने पसीने हो गए। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बाद अब राज्य परिवहन निगम की यात्री बसें अपनी पूरी क्षमता के साथ शुरू हो गई हैं। अमूमन यात्रियों को बसों के आने का बस स्थानक पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब इन बसों का लोकेशन पता करने के साथ ही यात्रियों को कौन सी बस कब आएगी इसकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सभी बसों पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाई गई है, जिसे मोबाइल ऐप के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसे में अब यात्रियों को बस स्थानक पर बैठकर बसों का इंतजार करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि वे अपने घर बैठे बसों के आने का समय और उनके लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने अपने नेता प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू का मुंबई मंत्रालय स्थित उनके कक्ष में मुंह मीठा कराते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्य मंत्री बच्चू कडू की धर्मपत्नी डॉक्टर नैना कडू भी उपस्थित थी।
मोर्शी स्थित रामकृष्ण कॉलोनी निवासी हरीश गट्टानी की बेटी महिमा गट्टानी का एक हादसे के दौरान निधन हो गया, जिसके बाद गट्टानी परिवार ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए महिमा गट्टानी का मरणोपरांत नेत्रदान कराया। इस हेतु हरियाणा नेत्रदान समिति से तुरंत संपर्क साधा गया और हरियाणा नेत्रदान समिति ने तुरंत पहुंचकर महिमा का नेत्रदान संपन्न करवाया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 जुलाई को एक भव्य साइकिल यात्रा का नियोजन किया गया था, किंतु महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार महंगाई के खिलाफ आयोजित की जाने वाली यह साइकिल यात्रा अब 9 जुलाई को निकाली जाएगी। इस आशय की जानकारी कांग्रेस के शहराध्यक्ष तथा मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले द्वारा दी गई है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पद पर लोक जागर मंच के संस्थापक अनिल गावंडे की नियुक्ति की गई है। प्रहार के संस्थापक राज्य मंत्री बच्चू कडू ने मंत्रालय में अनिल गावंडे को इस पद हेतु नियुक्ति पत्र सौंपा। अभियांत्रिकी की पदवी प्राप्त करने के साथ ही एमपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण स्वप्निल लोणकर नामक विद्यार्थी द्वारा की गई आत्महत्या को लेकर अमरावती सहित समूचे राज्य में तीव्र प्रतिक्रिया देखी गई और हमें चाहिए रोजगार कृति समिति द्वारा राजकमल चौक पर राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में जमकर निषेध प्रदर्शन किए गए, जिसमें कहा गया राज्य सरकार की असंवेदनशीलता से त्रस्त होकर ही तनाव में आकर स्वप्निल लोणकर नामक विद्यार्थी द्वारा आत्महत्या की गई है। स्वप्निल लोणकर एमपीएससी द्वितीय परीक्षा पास झालेल्या विद्यार्थ्याला न्याय मिळाला नाही। त्याच्यानंतर लेखी परीक्षा सुमारे 1.5 वर्षापासून लेट झाल्या आणि त्याच्यामध्ये अनेक एमपीएससी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती मिळाली नाही आणि याचा एक परिणाम स्वप्निल लोणकर याच्या मनावर होऊन त्याने आत्महत्या केली आहे। आणि ही आत्महत्या फक्त एका विद्यार्थ्याची नाही, असे अनेक विद्यार्थी आत्महत्येचा विचार त्यांच्या मनामध्ये येतो आहे आणि याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे। बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा विगत दिनों 2 परिवारों के बीच हुए विवाद में मध्यस्थता करते समय दिए गए बयान को लेकर 2 समाजों में काफी हद तक तनाव का निर्माण हुआ है। ऐसे में विधायक संजय गायकवाड़ के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए मानवीय हक सुरक्षा दल व मानवीय हक अभियान ने उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। यह मांग यहाँ बुलाई गई एक पत्रकार परिषद में मानवीय हक अभियान के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष दादा साहब क्षीरसागर व मानवीय हक सुरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश इंगले द्वारा की गई। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की शहर व जिला इकाई द्वारा राज्य विधानमंडल के 2 दिवसीय अधिवेशन के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को सरकार द्वारा निलंबित किए जाने को मनमाना व तानाशाही रवैया बताया गया है। साथ ही इस घटना का निषेध करते हुए कहा गया कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया है। इस विषय को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जिलाधीश को एक निवेदन भी सौंपा गया है। आदिवासी युवा क्रांति दल द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को एक निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि मध्य प्रदेश के देवास में एक आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करते हुए उनकी लाशें जमीन में दफनाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में चौहान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले को रफा दफा करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में देवास के अत्याचारित आदिवासी परिवार को न्याय दिलाया जाए और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में 1 जून से 30 जून के बीच ऑपरेशन मुस्कान अमल में लाया गया। इस दौरान शहर पुलिस ने विगत 1 माह में 25 लापता बच्चों का पता लगाते हुए उन्हें सुरक्षित उनके माता पिता के हवाले किया। पुलिस द्वारा बरामद किए गए 25 बच्चों में 8 लड़कों व 17 लड़कियों का समावेश है। स्थानीय पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में सुरक्षा गार्ड, क्लर्क व कंप्यूटर ऑपरेटर की करीब 30 से 40 सीटें रिक्त हैं और यहां पर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर न्यू कॉलोनी मंगलधाम परिसर में रहने वाले संदीप पांडुरंग मोरे नामक जालसाज ने तिरोड़ी गांव में रहने वाले दिलीप विनायक जाधव के दोनों बेटों को नौकरी दिलवाने के नाम पर प्रति उम्मीदवार 12,000 रुपए और गाँव के उनके परिचित 14 लोगों से कुल 1,90,000 रुपए जमा कर उन्हें ठगा है। इस मामले में दिलीप जाधव की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने संदीप मोरे के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया है। गत रोज दिन दहाड़े शहर के संजय गांधी नगर नंबर 2 के पास लुम्बिनी नगर परिसर में ऋत्विक बेलेकर नामक युवक की दिन दहाड़े 6 युवकों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 6 में से 4 हमलावर लुम्बिनी नगर से छत्ती तालाब परिसर के आगे मंगलधाम परिसर में जाकर छिप गए थे और एक गड्ढे में छिपकर बैठकर शाम होने का इंतजार कर रहे थे ताकि अंधेरा होते ही एक्सप्रेस हाईवे से किसी वाहन को पकड़कर अकोला की ओर निकला जा सके। लेकिन फ्रेजरपुरा पुलिस ने इन चारों हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं 2 हत्यारों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इस तरह वारदात के बाद कुछ ही घंटों के भीतर सभी 6 हत्यारों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में अक्षय शिंदे, राज मुधोलकर, मंगेश पवार, नीलेश पवार, पवन चौधरी व एक नाबालिग सहित कुल 6 लोगों का समावेश है। भातकुली पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले सायद गांव में अपने खेत में अपने मित्र के साथ घूमने गए 15 वर्षीय सौरभ किशनलाल वर्दे नामक बच्चे की खेत तालाब में गिरने की वजह से मौत हो गई। खबर मिलते ही सौरभ वर्दे के परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सौरभ को खेत तालाब से निकालकर भातकुली के ग्रामीण अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। भातकुली पुलिस द्वारा आकस्मिक मौत के रूप में मामला दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की गई है।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।